तो वो ईमेल मेरे पास आया, तो वो ईमेल भी मैं आपको दे रहा हूं। उस ईमेल में साफ जाहिर है कि सैयद को वहां पॉलिटिकल असाइलम मिला है। क्यों मिला है, किस वजह से मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि वो वहाँ ECIL में विन सॉल्यूशंस एक कंपनी थी, वो ECIL के लिए EVM मशीन के लिए काम कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट में कुछ 13 लोग जुड़े हुए थे। उन 13 लोगों के नाम उन्होंने भेजे हैं। प्रोजेक्ट MS7B टीम 13 लोगों के नाम हैं, और ये उनका पॉलिटिकल असाइलम के कागजात हैं। उन्होंने कहा कि ये वाक्य, क्योंकि न्यू जनरेशन मशीन बनानी थी, तो ये टीम को ये सौंपा गया। ये बात उनकी कही है, देखिए हम कुछ नहीं कह रहे, जो उनकी बातें जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सब खत्म हो गया, 12 मई को इलेक्शन रिजल्ट आ गया, तो 13 मई को उन्होंने ये कहा है कि 13 मई को काकी रेड्डी गेस्ट हाउस में, जो किशन रेड्डी MLA के ब्रदर इन लॉ हैं, उनके गेस्ट हाउस में ये वाक़या हुआ, और 13 मई 2014 में हुआ, और 13 लोग वहाँ शामिल थे, और 11 लोगों की हत्या हो गई। अब ये सही है नहीं सही है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कह नहीं सकते कि सही है या नहीं सही है। उन 11 लोगों के नाम भी दे दिए हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जब कमरे में किशन रेड्डी आए, तो उन्होंने कहा चंपाई अंधेर की। मैं तो जानता नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों को पता करना चाहिए। देखिए, जर्नलिस्ट तो आप लोग हैं। चंपाई अंधेर की, अंधेर की। और उन्होंने कहा कि फिर ये भी उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर 15 तारीख को, क्योंकि मुझे भी गोली लगी थी, तो 15 तारीख को मैं शिकागो चले गया, और वहां बोला कि मैं 16 दिन डिटेंशन सेंटर में रहा, और अस्पताल 18 दिन रहा। अब अमेरिका गया, वहां एंट्री हुई, डिटेंशन सेंटर गए, वहां कोई स्टेटमेंट हुई होगी, ये आप लोग पता करेंगे सही है या गलत है। अस्पताल में रिकॉर्ड होगा सही है या गलत है, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला कि मेरे सामने सब लोग को गोली मारी गई, तो मैं जानता हूं कि सब लोग की मृत्यु हो गई। अब ये जो कंपनी विन सॉल्यूशंस की थी, उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे। विन सॉल्यूशंस का जो मालिक है, उसका नाम उन्होंने दिया है कमल राव। वो पता चल जाएगा। कहां कहां ECL में वो काम कर रहे थे, वो भी उन्होंने बताया है कि ECL में इस जगह पे मैं काम कर रहा था। कहां इस समय कमल राव है, उसका एड्रेस भी दे रखा है स्टेटमेंट में, वो भी पता चल जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो ECL है, ये सनत नगर में हम काम करते थे। ECL का ऑफिस सनत नगर में है। जब विन सॉल्यूशंस को पैसा भी ECL देती होगी, वो भी चेक पेमेंट होगी, वे भी पता चल जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी हैव नो इंटरेस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेंट 2 years टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। ये US गवर्नमेंट से पता चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि एक बहुत अहम राजनीतिक दल के लोग हैं, तो वो उनको अमेरिका मिलने गए, वो भी पता चल जाएगा, पासपोर्ट से पता चल जाएगा।
एक पत्रकार हैं जो टीवी चैनल में अक्सर उनकी भी अहमियत है, वो भी कहे उन्होंने मुझे मिलने गए थे नवंबर 2015 में। और जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो कह रहा है कि बस 25 जनवरी 2015 में मिलने गए, वो भी पता चल जाएगा। वो तो पासपोर्ट से पता चल जाएगा, इसमें झूठ सच तो साफ पता चल जाएगा ना। तो अगर ये सब मामले हैं तो हमारे तो केवल एक ही गुजारिश है कि आपको जांच करानी चाहिए। अगर कोई कहता है कि मुझे किसी ने गोली मारी, तो सुप्रीम कोर्ट का कानून तो यही कहता है ना कि तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। अगर वो कहता है कि 11 लोग की मृत्यु हो गई तो एफआईआर होनी चाहिए। और किसी ने अगर गलत आरोप लगाया है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। हम कौन कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये कहना कि कांग्रेस पार्टी इसके पीछे है, कि मैंने तो नहीं उसको अमेरिका भेजा था भैया। अगर पॉलिटिकल असाइलम किसी को मिला है तो सिब्बल की वजह से तो नहीं मिला, या कांग्रेस पार्टी की वजह से तो नहीं मिला। अगर ईवीएम में कोई काम हो रहा था 2013 में तो हम कहां थे? हमारी वजह से काम हो रहा था। अगर 11 लोग वो कहता है उनकी मृत्यु हो गई तो उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ था। मतलब कि ये जो बचपने जो बयान हैं जो आजकल मंत्री देने लगे हैं, मुद्दा देश के सामने है और मुद्दा किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। मुद्दा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का है। मुद्दा है कि क्या ईवीएम का दुरुपयोग हो सकता है, और अगर हो सकता है तो हुआ है या नहीं। ये मुद्दे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए, ये देश के भविष्य से जुड़े हुए हैं, ये जनता के भविष्य से जुड़े हुए हैं। ये लोकतंत्र के मुद्दे हैं, ये डेमोक्रेसी के मुद्दे हैं, ये सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी के मुद्दे हैं। और इसमें आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। आप लोगों की, जो आज मैं कैमरा के सामने जो हमारा बयान दे रहे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर एक शख्स ऐसी बात कह रहा है तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप पता करें क्या वो सही है या नहीं सही, और अगर गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और अगर सही है तो बहुत ही गंभीर मामला है। I was not willing to give a press conference on this matter, but for the fact that a distinguished minister of this government has chosen to come to the press and make statements which are not only irresponsible, but are not befitting the status of the office that he holds. There is a gentleman who has made some serious allegations, and backed by an email which has been sent to me by Ashish Ray, in which he has stated that he has got political asylum from the American government, which document has been forwarded. He has also stated that he was working on a project along with 13 other people, including him, called the project MS7B, which is called the MS7B team. He says that immediately after the elections on the 12th of May, on the 13th of May, they were called to a particular guest house, Kaki Reddy's guest house, and Kaki Reddy is apparently, according to him, the brother-in-law of Kishan Reddy MLA. And this guest house is near Little Flower Junior College, Uppal. He says the incident happened on May 13, 2014. He says that of the 13 people involved, 11 people were shot. And he says when Kishan Reddy MLA entered the room, he said, Champai Anderki. I don't know what it means, but this is what he says. And he further goes on to say that on the 15th of May, he somehow was saved. And on the 15th of May, he took a flight to Chicago. And then he was in detention center for about 16 days. He was in hospital for 18 days. All this can be verified from the records of the US government, from the passport office, and from his passport. Then he must have made a statement at the detention center. What the contents of that statement are can always be verified. Then he also says another thing, that when he inquired, his house was burnt. His parents were also killed, were burnt to death. His parents were also burnt to death. And he says they showed
this as a communal riot. And then he says that the gentleman who was in charge of this project, MS7B, was one Kamal Rao. Kamal Rao is now settled in the United States. Then one Mr. Shukla, who was the IT in charge in ECIL. Apparently, he's also in the United States. He's given the address of one of these persons, which is part of this email. Then he says further that Wind Solutions is the company that set up this project, and they worked for ECIL for looking at the next generation EVM machines. And the question that I've asked of him was that can these machines ever be tampered so that the next generation machines should not be tampered? That's how they started working on the project. And then he says that he says where he worked in ECIL. He said in different locations in Sanat Nagar, which is the head office of the ECIL. And then he says all this in the payments to by ECIL to Wind Solutions and payments by Wind Solutions to these gentlemen must be made by check. So all this can be easily verified. That's not a problem. Right? So therefore ECIL has a lot to answer. ECIL must respond to all this. Whether there was such a project or not, was Wind Solutions given this project? Did Wind Solutions employ people? How were monies to be paid? And then he says that when I went to the United States, then the Department of Justice and the Department of Homeland Security verified all these facts. It's only thereafter that I got political asylum. So how did he get political asylum? What are the reasons for that political asylum? How did the US government verify these facts? These are all matters that have to be investigated. We're not saying, and I'm not saying that he's right or he's wrong. I'm only saying that these are very serious issues. And instead of the minister digressing the issue and start attacking political parties, he should be more concerned about these allegations and immediately lodge an FIR to make sure that an proper investigation is done. In fact, I would request, because this is all in Andhra, I would request the Chief Minister of Andhra Pradesh, in fact, to lodge an FIR and to do a proper investigation as to how this all happened, if at all it happened. And secondly, he says that one leader of a political party went and met him in the United States on the 25th of January 2015, a very important journalist whose voice is heard by most of us in drawing room channels when we switch off the television. He apparently, according to him, met him in November 2015. Now, I don't know about this. The passports will tell whether this is true or this is not true. Then he talks about one Vamshi who met him in New York, and he says when he came back on 9th of September, he also was run over by a bus. Now these are, in fact, this sounds like a science fiction story to me, but a story that can be easily verified because of the facts and the details that the gentleman has given. And the fact of the matter is that when Ashish Ray, in the press conference, he said that he had sent an invitation to all political parties. And apart from sending an invitation to political parties, since I know Ashish Ray for a long time, he also sent a personal invitation to me. And I told him that, look, I was going to be there for some other work also, so I shall certainly attend it, and I attended it. So that's why I've come before you, and it's now your job, not our job, to find out what the facts are, what the truth is, and if what he is saying, even if it is 50% true, it augurs very ill for democracy, and if what he is saying is not the truth, he must be dealt with. नहीं, पहले तो ECIL से पूछना चाहिए ना. अरे भैया, पहले तो ECIL से पूछिए कि क्या प्रोजेक्ट ठीक है, किया है तो अच्छी बात है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पहले आप ECIL से पूछिए ना कि क्या ऐसा प्रोजेक्ट था या नहीं, कैसे लोग थे या नहीं. Sir, the allegation that 2014 elections were also rigged, isn't it a direct allegation towards you, because you were the law minister and had the administrative control over the
Law minister doesn't deal with elections, The miss. law ministry. Law ministry has doesn't deal with administrative elections. You should read the Constitution of India. It will tell you who is in control of elections. So, but the law ministry has the administrative control over. Madam, no. Just read the Constitution of India. Article 324. सिब्बल साहब, बीजेपी के नेता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भी लंदन गए थे और ये उनका आरोप है कि ये सब कुछ देखिए मैं इन आरोपों का कोई जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि जो तथ्य हमारे सामने हैं वो आरोप नहीं है, वो कुछ डिटेल्स किसी ने दिए कि इन लोगों की हत्या हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, हुई या नहीं हुई, वो प्रोजेक्ट हुआ या नहीं हुआ, सैयद को पॉलिटिकल असाइलम मिला या नहीं मिला, मिला तो क्यों मिला, डिटेंशन सेंटर में उन्होंने कौन सी स्टेटमेंट दी, अमेरिकन गवर्नमेंट में क्या तफ्तीश की, क्या इन्वेस्टिगेट किया और क्यों पॉलिटिकल असाइलम अल्टीमेटली दिया। तो ये सब चीजें में तो जांच होनी चाहिए ना। इसमें राहुल गांधी का क्या रोल है, किसी और का क्या रोल है, ये तो मैं नहीं जानता। ऐसे तो मैं कहूं कि साहब ऐसा है कि ये लोग जाते थे गुजरात, ये मंत्री लोग जाते थे गुजरात, राइट्स हुई तो उस समय जब ये थे गुजरात में थे, उन्होंने करवाई। मैं ऐसा आरोप लगा दूं तो ठीक लगेगा? रविशंकर प्रसाद जी गए होंगे गुजरात कभी ना कभी, तो उनकी वजह से राइट हुई थी। अरे तथ्य तो यह है कि राइट क्यों हुई। जैसे यहां इशू यह है कि ये हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो इसके खिलाफ कार्रवाई करो। सिब्बल साहब, आपने अभी एक अहम बात कही कि सारे राजनीतिक पार्टियों को इनविटेशन था और आपको भी इनविटेशन था। मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे इनविटेशन है, मैं तो आशीष रे को जानता हूं और मेरा कोई व्यक्तिगत काम भी था वहां, तो मैं गया था, तो मैंने अटेंड किया। तो उसमें कोई आपको आपत्ति है कि मैं वहां क्यों गया? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ आपने, हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक इनविटेशन था और आपने कहा कि एक आपको पर्सनल इनविटेशन, हाँ बिल्कुल, तो जो जेनरिक इनविटेशन था, जैसे आप बाकी दस्तावेज रख रहे हैं, क्या उस इनविटेशन को भी सामने रख सकते हैं? इस इनविटेशन के आधार पर हाँ मैं रख सकता हूँ, मेरे पास मोबाइल पे है, बता दूंगा आपको, पूछ लीजिए आप आशीष रे से भी। सर, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया, सभी कांग्रेस को भी बुलाया गया, तो कांग्रेस ने अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया उन्होंने, मैं नहीं दिया, मैं वहां था, मैं चले गया। But he publicly said that you're come on. I'm happy that Mr. Sibal has come on behalf of the Congress. No, he has not said that. He's clarified it. No, it's not. He has said that, look, I sent invitations to including the Congress. And I'm happy that Sibal is here. Not that I am here on behalf of the Congress. Mr. Sibal is here. But the fact is now, so that ultimately they haven't been able to prove that hacking has taken place. That is the... Who is not been able to prove? That side... No, how can you prove? He has said, you came late, you see, unfortunately. You please read these documents and you will then be, I will answer all the questions. All the answers are here. So you have just mentioned that there was a diversionary tactic which was being played. You are saying that this entire thing, which is where the spotlight is being shifted on you. Exactly. It's solely diversionary. It has nothing to do with the real issue. The man has got political asylum. You can't doubt that. These are the documents. The 13-member team, he has given all the names. Now, these people must be alive or dead. Right? If they are dead, their families, where are those families? You will find out. That's for journalists to investigate, not for me. सर, आप बड़े वकील हैं, क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में... नहीं, बड़े वकील तो आजकल हमारे जो है ना लॉ मंत्री, लॉ मिनिस्टर, वो बहुत बड़े वकील हैं, क्योंकि बहुत बड़े वकील हैं। उनसे पूछो, बता देंगे आपको। वो कहेंगे सिब्बल की जांच करो। मैंने आपको बता दिया भैया, ऑलरेडी बता दिया कि क्या जांच होनी चाहिए। भाई ये प्रोजेक्ट था, विन सॉल्यूशंस कौन सी कंपनी है, कमल राव कौन था, कमल राव ने किसको एंगेज किया, इन लोगों को पैसे चेक से मिले, ठीक है ना, पेमेंट मिली होगी, वो पैसे किसने दिए, अगर विन सॉल्यूशन ने दिए तो क्या विन सॉल्यूशंस को ECIL से मिले कि नहीं, ठीक है ना, ECIL ने दिए तो क्या इसका मतलब प्रोजेक्ट था, वो किस लिए था, प्रोजेक्ट के बाद क्या हुआ, 13 मई को जो वाकया ये कहता है हुआ या नहीं हुआ, इन 13 लोग के नाम है, बोले 11 लोग की मृत्यु हो गई है, वो कौन लोग हैं,
अगर वो आज भी ECL में हैं तो पता चल जाएगा, नहीं है तो कहाँ हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ये सब पता चल जाएगा। तो मैं ये तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब बातें। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि मैं 15 मई को 2013 को मैं 14 को मैं अमेरिका चले गया, वहाँ पासपोर्ट की एंट्री है, ठीक है ना। वहाँ डिटेंशन में गया, डिटेंशन सेंटर में पता चल जाएगा। वहाँ 18 दिन अस्पताल में रहा, उसको क्या इंजरी लगी थी वो अस्पताल से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद तो 2018 में उसको ये मिला असाइलम। तो इस बीच जांच हुई होगी, वो कहता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जांच की, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से पता चल जाएगा। उसने कहा डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी ने जांच की, तो होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से पता चल जाएगा। तो ये तो सब दस्तावेज की बात है ना, ये कोई ओरल बात तो नहीं है ना, ये तो सिब्बल की कही हुई बात तो नहीं है, ये तो कांग्रेस की कही हुई बात तो नहीं है ना। और कानून कहता है कि अगर ऐसा कोई आरोप लगाता है तो तुरंत उसकी तरफ से FIR होनी चाहिए। तो वही सवाल है कि क्या कानून की शरण लेंगे आप लोग? क्योंकि नहीं, हम क्यों लेंगे भैया, ये देश का मुद्दा है, ये मेरा को मुद्दा नहीं है, वो मेरा को पर्सनल मुद्दा थोड़ी ना है, ये देश और लोग और डेमोक्रेसी का मुद्दा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मुद्दा है। लेकिन बीजेपी जो सवाल उठा रही है वो आपकी प्रेजेंस को लेकर, नेचुरली वो तो क्योंकि बीजेपी तो ये कहेगी ना, वो तो कहेगी ये सिब्बल ने करवाया कि 2013 में मैं अंतर्यामी हुई तो मैंने पहले ही करवा दिया था ये। अब मैं रविशंकर जी को मैं क्या बताऊं।